जब भी देखो हम किसी देश की प्रोग्रेस के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारे माइंड में क्या आता है? हमारे माइंड में ना सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर आता है कि यार ये देश तो बहुत प्रोग्रेस कर गया, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप है, इतनी बड़ी बड़ी रोड्स हैं, गगनचुंबी इमारतें हैं, लग्जरी कारें बहुत ज़्यादा बिकती हैं इस देश में, इतने बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं। ये सब हमारे दिमाग में आता है जब किसी देश की प्रोग्रेस के बारे में हम सोचते हैं। बट अमर्त्य सेन ने कहा कि नहीं, आपको किसी देश की प्रोग्रेस अगर मेजर करनी है ना, तो आप ये देखो कि उस देश ने कितने लोगों की डेप्रीविएशन को रिड्यूस किया है। आप बोलोगे सर डेप्रीविएशन का क्या मतलब है? डेप्रीविएशन मतलब देखो, जब कोई पर्सन अपनी बेसिक नेसेसिटीज, फॉर एग्जांपल रोटी, कपड़ा, मकान, क्लीन वाटर, इन सब बेसिक नेसेसिटीज को नहीं प्राप्त कर पाता, तो इसका मतलब वो डेप्रीविएशन में है, वो गरीबी में जी रहा है। तो किसी देश ने अगर ज्यादा लोगों को गरीबी से ऊपर निकाला है ना, तो वो असली प्रोग्रेस है, बजाय इसके कि अमीर जो है वो और ज्यादा अमीर हो गए, रिचर जो हैं उनके पास में ज्यादा पैसा आ गया और वो अपना पैसा दिखा रहे हैं। डेट आज की देखो 10 दिसंबर 2024 है और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। इससे पहले कि देखो मैं आपको ये बताऊं कौन कौन से इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कल देखो मेंस का रिजल्ट आ गया और मेंस के रिजल्ट के बाद बहुत सारे मेल्स और मैसेजेस आए। ऑफ कोर्स बहुत सारे मैसेजेस काफ़ी इमोशनल थे, मेंस नहीं क्लियर हुआ, और कुछ ऐसे कि आगे फर्दर इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। आज देखो जिनका क्लियर हुआ उनको तो बधाई, उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। ये QR कोड है, आप इंटरव्यू के लिए जो भी इनिशिएटिव्स होंगे PW ओनली IAS के, वो ज्वाइन कर सकते हो। ये QR कोड से आप स्कैन कर लीजिए। मैं उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में डाल भी दूंगा लिंक वगैरह। लेकिन देखो वो लोग जिनका नहीं क्लियर हुआ, देखो मैं आपको ना सीरियसली यही बोलना चाहूँगा, आप ना ये देखिए आपका कौन सा अटेम्प्ट था, आप उसके बेस पे एनालाइज कीजिए कि आगे क्या करना है। मैं आपको वो झूठे वाला मोटिवेशन नहीं दूंगा कि हाँ छोड़ना नहीं है, आखिर तक बिल्कुल लास्ट तक आखिरी अटेम्प्ट तक लड़ना है, नहीं। देखो हर एक स्टूडेंट की ना सिचुएशन अलग होती है, हर एक स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट फाइनेंशियल प्रेशर से जूझता है, कोई स्टूडेंट मेंटल प्रेशर से जूझता है। मैं आपको ये बोलूँगा कि आप ना ये देखिए कि अगर आपकी तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है, हमेशा जो मैं बोलता हूँ कि अगर आपके छोटे नोट्स तैयार हैं, सिर्फ किसी चीज़ की वजह से, हो सकता है ऑप्शनल की वजह से आपका नहीं इस बार मेंस क्लियर हुआ, कुछ भी हो सकता है, आप वो चीज़ ठीक कीजिए। और उसके बाद देखो अगर आपकी सारी तैयारी पूरी है ना, तो ऐसा नहीं कि फिर आप फुल फ्लैश सिर्फ तैयारी कर रहे हो, जीवन में और कुछ नहीं कर रहे हो। क्योंकि देखो UPSC के एग्ज़ाम का नेचर भी ऐसा ही हो गया कि UPSC नहीं चाहती कि वो लोग जो सब कुछ छोड़ के सिर्फ तैयारी करते हैं उनका सिलेक्शन हो। ऐसा UPSC नहीं चाहती, UPSC खुद ऐसा ही चाहती है, सरकार चाहती है कि लोग तैयारी करें 1-2 साल और तैयारी करने के बाद में जीवन में आगे बढ़ जाएं। इसका मतलब ये नहीं है जीवन में आगे बढ़ने का कि वो छोड़ ही दें एग्ज़ाम देना, नहीं। इसका मतलब ये है एग्ज़ाम आखिर तक दो, पैशन है, क्लियर करना है किसी भी कीमत पे, अच्छी चीज़ है, क्लियर करो, लास्ट अटेम्प्ट तक लड़ो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ लड़ो इसी एग्ज़ाम के लिए और ज़िंदगी में और कुछ मत करो। इट इज़ टू रिस्की। ये बात देखो कड़वी है, हर कोई बोलता नहीं है, लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ, चाहे इसके लिए मतलब चाहे खुद का नुकसान हो, लेकिन ये बार बार मैं बोलता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि 2 साल अच्छे से तैयारी करो, उसके बाद एग्ज़ाम देते रहो, लेकिन कुछ और भी करो लाइफ में, कुछ प्रोडक्टिव भी करो, रुको मत। देखो कब रुकना है, कब प्लान B की तरफ जाना है, ये सब आप अपने तैयारी के हिसाब से डिसाइड करिए, क्योंकि सबकी कंडीशन अलग है, सबकी तैयारी का लेवल अलग है। आप देखिए क्या आप अगला अटेम्प्ट सिर्फ 1-2 महीने के रिवीजन के बाद दे सकते हो? 2 महीने के रिवीजन के बाद आप अगला अटेम्प्ट ले सकते हो, तो फिर आप पूरा साल तैयारी क्यों करते रहोगे? समझ गए? तो इस क्वेश्चन पे आप थोड़ा रिफ्लेक्ट करिए, अभी वक्त लीजिए। कल रिजल्ट आया है, थोड़ा देखो दुख तो होगा ही जाहिर तौर पे, लेकिन अभी थोड़ा वक्त लीजिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करिए कि आगे करना क्या है। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का, डोंट डिसरप्ट द हाउस ऑफ डिबेट। वेंकैया नायडू ने ये आर्टिकल लिखा है, हमारे पूर्व वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपराष्ट्रपति हैं। आप सिलेबस में ना GS पेपर 2 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में ये आर्टिकल मैं कवर करना चाहता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए।
सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, पार्लियामेंट का रोल क्या है डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे काम करती है। देखो, पार्लियामेंट ना हमारी सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। पार्लियामेंट में जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं ना, वो मिलकर बिल पास करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, नेशनल इंटरेस्ट के जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम है, उनका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट देखो इसलिए है क्योंकि यहीं पर जनता की प्रॉब्लम्स का समाधान होता है। अगर देखो पार्लियामेंट में कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स होना, तो देखो लॉज जो बनेंगे वो अच्छे बनेंगे, पॉलिसीज इफेक्टिव होंगी और सरकार की जो अकाउंटेबिलिटी है वो फिक्स हो सकेगी। इससे समाज को भी फायदा होगा, इकोनॉमी को भी फायदा होगा। और ये इंश्योर करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आइडियली देखो पार्लियामेंट में प्रोसीजर्स ये होने चाहिए कि सभी जो मेंबर्स हैं ना, वो शिष्टाचार के साथ, मतलब विनम्र ढंग से अपनी बात रखें, चेयर की इज्जत करें, जो दूसरे मेंबर्स हैं उनकी इज्जत करें, आर्गुमेंट्स रखें तो फैक्ट्स के साथ रखें, और बाद में लास्ट में मेजोरिटी के बेसिस पे फैसला हो, यानी वोटिंग के बेसिस पे फैसला हो। आइडियली पार्लियामेंट को ऐसे काम करना चाहिए। लेकिन देखो अक्सर हम देखते हैं डिसरप्शन। तो अगर पूछ लिया जाए यूपीएससी के द्वारा या फिर इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, इंटरव्यू स्टार्ट होंगे अभी, डिसरप्शन क्या है, डिसरप्शन क्यों नुकसानदायक है पार्लियामेंट में और कैसे होता है। देखो डिसरप्शन का सिंपल मतलब यह होता है कि पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग चल रही है ना, उनमें बाधा डालना, उनको रोकना। जैसे देखो आप देखते हो बहुत सारे मेंबर्स चेयर के पास जो वेल होती है ना, वहां पे आ जाते हैं, तेज आवाज में, ऊंची आवाज में नारे लगाने लगते हैं, ताकि कोई बोल रहा हो, कोई दूसरा मेंबर अगर अपनी स्पीच दे रहा है ना, तो फिर उसकी स्पीच सुनाई नहीं देती। काफी बार कुछ मेंबर्स दूसरे मेंबर से पेपर छीनने की कोशिश करते हैं, अपनी सीटों पर खड़े हो जाते हैं, इवन माइक को तोड़ने की भी खबरें आई। पार्लियामेंट में तो नहीं, लेकिन कुछ स्टेट असेंबलीज में एक दूसरे पर चेयर फेंकने की, कपड़े फाड़ने की, इवन ऐसी ऐसी खबरें भी आ चुकी हैं। तो ये सब है डिसरप्शन। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, ये बताइए, ये जो पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग्स का डिसरप्शन होता है, इसके क्या मायने हैं, क्या नुकसान होता है इससे। देखो सबसे बड़ा नुकसान होता है पब्लिक ट्रस्ट का। पब्लिक ने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना ये सोच के कि ये रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे रीजन की जो आवाज है पार्लियामेंट में उठाएंगे, लेकिन जनता जब देखती है ना कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि वहां पर लड़ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, उनको जनता की मांगों से कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तो जनता का जो विश्वास है ना, फिर डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट में टूट जाता है। और इसका सीधा सीधा नतीजा ये होता है कि अगली बार कम लोग फिर वोट देने जाते हैं। उन्हें लगता है कि यार वोट देने कोई फायदा तो है नहीं, जिनको हम चुनते हैं वो हमारा कोई काम नहीं करते और टाइम पास करते हैं, सिर्फ अपनी जेब भरते हैं, पार्लियामेंट में भी टाइम पास करते हैं, तो अगली बार फिर वोटिंग परसेंटेज कम हो जाता है। यह सबसे बड़ा नुकसान है क्या, पब्लिक ट्रस्ट। दूसरा देखो नुकसान यह भी है कि ना हर एक पार्लियामेंट का सेशन जब लगता है ना, तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। इतना सारा स्टाफ आता है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को चलाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, हर एक मिनट की कीमत है। लेकिन जब देखो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स वैसे ही बह जाती हैं पानी की तरह, तो मतलब वो सारा का सारा जो पैसा है वो वेस्ट हो गया, वो टैक्स पेयर्स का पैसा है, वो जनता ने अपनी जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, लेकिन वो सब वेस्ट हो जाता है जब पार्लियामेंट ठीक से काम नहीं करती। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कानून का फिर अच्छे से ना बन पाना। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, पार्लियामेंट सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, पार्लियामेंट हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज का सिंबल है। अगर पार्लियामेंट में डेकोरम नहीं होगा तो फिर देखो पॉलिसीज अच्छे से नहीं बनेंगी, कानून अच्छे से नहीं बनेगा, जो कानून बनेगा उसकी क्वालिटी गिर जाएगी और लॉन्ग टर्म में इसकी वजह से देश की जो डेवलपमेंट है वो स्लो हो जाएगी। तो ये भी एक बड़ा नुकसान है। इसके बाद देखो आगे बढ़े, एक और पॉइंट भी है, ग्लोबल इमेज। देखो इंडिया एक ऐसा देश है, मतलब इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो ग्लोबल स्टेज पे काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड है। लेकिन देखो अगर पार्लियामेंट डिसफंक्शनल दिखने लगे ना, तो बाहर के देश भी
फिर हमारी पॉलिटिकल मैच्योरिटी पे ना सवाल उठाते हैं, ये कैसा देश, पार्लियामेंट तो आप ठीक से चला नहीं सकते। अगर देखो हमारे देश के अंदर ही डिसिप्लिन नहीं है तो कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स में वर्ल्ड स्टेज पे इंडिया अपनी आवाज अच्छे से उठा सकेगा। सबसे पहले तो हमें इंटरनली डिसिप्लिन दिखाना होगा, तभी वर्ल्ड हमारी बात सुनेगा, तभी वर्ल्ड हमारे ऊपर विश्वास करेगा, हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। तो इसलिए ना राइटर कुछ सॉल्यूशंस देते हैं, कुछ सजेशंस देते हैं। सबसे पहले फोकस होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव डिबेट पे। आप पूछोगे सर ये कंस्ट्रक्टिव डिबेट क्या होता है? देखो कंस्ट्रक्टिव डिबेट का मतलब यह है लॉजिक और फैक्ट्स के साथ अपनी पोजीशन रखना, बिना पर्सनल अटैक के, ताकि सरकार और ओपोजिशन जो है मिलकर किसी भी इशू पर अच्छे से सॉल्यूशन निकाल सके। होता यह है, अब मान लीजिए डिस्कशन चल रही है किसी इशू पे, ऑयल फील्ड बिल है मान लीजिए। अब कंस्ट्रक्टिव डिबेट तो देखो ऐसे हो सकती है कि ऑयल फील्ड बिल के पक्ष में आर्ग्यूमेंट्स रखना, विपक्ष में आर्ग्यूमेंट्स रखना, ओपोजिशन जो है कुछ सजेशंस दे, सरकार उन सजेशंस को सीरियसली ले। लेकिन होता क्या है, जब इस बिल पे चर्चा होगी ना, जो सरकार के मेंबर्स हैं वो देखो राहुल गांधी पे अटैक करने लगेंगे, राहुल गांधी की पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो मोदी पे अटैक करने लगेंगे। तो पूरा जो बिल पे कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होनी चाहिए थी वो डाइवर्ट हो गई, पर्सनल अटैक्स होने लगे। यही हमें रोकना है। कंस्ट्रक्टिव डिबेट में क्या होता है, सभी जो व्यू पॉइंट्स हैं ना वो सुने जाते हैं, सुधार का मौका मिलता है। मतलब कोई बिल लाया जा रहा है तो उसमें कुछ नई चीजें ऐड करना या फिर जो खराब चीजें हैं उनको रिमूव करने का मौका मिलता है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से पॉलिसीज अच्छी बनती है, पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होते हैं। लेकिन जब देखो डिसरप्शन हो जाता है तो सीधा का सीधा बिल पास कर दिया जाता है, यह सबसे बड़ा नुकसान होता है। तो कंस्ट्रक्टिव डिबेट पहला पॉइंट है। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट राइटर देते हैं कंसेंसस बिल्डिंग। कंसेंसस बिल्डिंग क्यों जरूरी है? सबसे पहले आप ना कंसेंसस बिल्डिंग का मतलब समझिए। सभी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में ना मिनिमम कॉमन ग्राउंड निकालना। मतलब कोई इशू है, फॉर एग्जांपल फार्म बिल्स का इशू था। अब फार्म बिल्स के इशू पे ना सभी पॉलिटिकल पार्टीज कुछ पॉइंट्स पे तो सहमत हों कि हां ये तो कर सकते हैं। पहले देखो कंसेंसस बिल्डिंग पे काफी फोकस होता था, बट अभी ना दो पार्टीज जैसे कांग्रेस और बीजेपी का जो स्टैंड है ना हमेशा अपोजिट रहता है। बीजेपी ने जो कह दिया कांग्रेस हमेशा उसका विरोध करेगी, कांग्रेस ने जो कह दिया बीजेपी हमेशा उसका विरोध करेगी। तो कंसेंसस बिल्डिंग पे फोकस होना चाहिए। अगर देखो हर पार्टी अपनी जिद पर अटकी रहेगी तो फिर देखो कानून पास ही नहीं होंगे। जब देखो कंसेंसस बनता है ना तो ट्रस्ट बढ़ता है और डेमोक्रेसी स्मूथ तरीके से चलती है। तो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी सरकार दिखाए, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी अपोजिशन दिखाए, अपोजिशन मीनिंगफुल इनपुट्स दे। मतलब दोनों तरफ देखो गिव एंड टेक का जो एटीट्यूड है वो होना चाहिए। इसके बाद राइटर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताते हैं, गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अपोजिशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले देखो गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पार्लियामेंट के अंदर। सरकार देखो अपोजिशन की लॉजिकल बातों को ध्यान से सुने, सिर्फ विरोध समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए सरकार को अपोजिशन की बातें, बल्कि जो भी रेलेवेंट सजेशंस है ना उनको कंसीडर करना चाहिए। अगर देखो सरकार अपोजिशन को दुश्मन समझेगी ना तो फिर पॉलिसीज एक तरफा हो जाएंगी। जब देखो क्रिटिसिज्म होता है, हेल्दी क्रिटिसिज्म, तो उससे पॉलिसी मेकिंग और ज्यादा इंक्लूसिव बनती है, सारी डायमेंशंस कवर होती हैं। और दूसरी तरफ अपोजिशन की क्या जिम्मेदारी है? अपोजिशन का काम देखो सिर्फ विरोध नहीं है, अपोजिशन का काम काफी कंस्ट्रक्टिव होता है। इवन बिना हाउस को डिसरप्ट किए ना, बिना हाउस को डिसरप्ट किए अपोजिशन पार्लियामेंट के टूल्स का इस्तेमाल करके, जैसे क्वेश्चन आवर है, जीरो आवर है, पार्लियामेंट के टूल्स का इस्तेमाल करके अपोजिशन सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकता है। अपोजिशन को देखो यह भी समझना चाहिए कि लोगों ने ना मेजोरिटी देकर सरकार को चुना है, और अगर अपोजिशन इस मैंडेट की इज्जत नहीं करेगी और सिर्फ हंगामा करेगी तो फिर लोगों को लगेगा यार उनके वोट की कोई वैल्यू ही नहीं है, समझे। और देखो यहां पे ना राइटर एक एग्जांपल देते हैं, मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकंड रुकिए। हाँ, राइटर देखो ये बोलते हैं, ये जो लीडर्स थे ना पहले के, अटल बिहारी वाजपेयी, पिल्लू मोदी, हिरेन मुखर्जी, मीनू मसानी और
ज्योतिर्मय बसु, भूपेश गुप्ता, ये देखो वो पार्लियामेंट्रियंस थे जिन्होंने ना पार्लियामेंट में डेकोरम और डिग्निटी की ना एक बड़ी मिसाल पेश की। ये सारे मेंबर्स जिनका मैंने नाम लिया ना, ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज थे बट देखो इन्होंने ना रिस्पेक्ट से बात रखना सिखाया। और जब इन्होंने देखो रिस्पेक्ट से बात रखी तो इससे पार्लियामेंट्री जो डिबेट्स हैं वो मीनिंगफुल हुई और जनता का जो कॉन्फिडेंस है वो डिबेट्स में बढ़ा। लोग वाजपेयी की जो स्पीचेस थी ना उनका इंतजार करते थे, लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें इन पुराने पार्लियामेंट्रियन से सीखना चाहिए कि आप क्रिटिसिज्म कर सकते हो बिना कड़वेपन के। वाजपेयी देखो बड़े से बड़ा क्रिटिसिज्म कर देते थे, मुस्कुरा के, चुभता भी नहीं था, बुरा नहीं लगता था। तो आज के पार्लियामेंट्रियंस को ना इन लीडर्स की पुरानी स्पीचेस से, उनके लॉजिक से, कैसे उन्होंने फैक्ट्स और लॉजिक के साथ विनम्रता पूर्वक अपनी बात रखी, ये सब सीखना चाहिए। उन्होंने डिसरप्शन नहीं किया। तो ये सारी वैल्यूज आज के पार्लियामेंट्रियंस को सीखनी चाहिए पुराने पार्लियामेंट्रियन से। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर ये बोलते हैं, अब देखो समय आ गया है कि सरकार, ओपोजिशन, सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक होकर ना कंसेंसस से काम करें। मतलब डिफरेंसेस पे फोकस करने के बजाय सॉल्यूशंस पे फोकस करने का समय आ गया है। डेमोक्रेसी देखो तभी मजबूत होगी जब सभी अपनी अपनी ईगो को छोड़कर नेशनल इंटरेस्ट को पहले रखेंगे। अगर देखो सब यूनाइटेड अप्रोच रखेंगे, जैसे वाजपेयी ने अपनी एक स्पीच में बोला था कि हमारे आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकती है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग हैं, लेकिन मकसद सबका एक है, भारत को आगे ले जाना, गरीबी खत्म करना। तो इसी अप्रोच के साथ सभी पॉलिटिकल पार्टीज जब काम करेंगी ना, तब जाके देखो, तब जाके देश आगे बढ़ेगा। तो सरकार को थोड़ी ओपननेस दिखानी चाहिए, ओपोजिशन को थोड़ी टॉलरेंस दिखानी चाहिए, सब एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट करें, तब जाके हमारी जो डेमोक्रेसी है वो और मजबूत होगी, पार्लियामेंट ठीक से काम करेगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, राइट टू डिस्कनेक्ट से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो कुछ दिनों पहले की ये बात है, पुणे में ना EY कंपनी की जो एम्प्लॉय थी उसकी डेथ हो गई और उस एम्प्लॉय की मदर ने बताया जो एक्सेसिव वर्क प्रेशर है वो रिस्पॉन्सिबल है बेटी की डेथ के लिए। तो इसीलिए ये जो राइट टू डिस्कनेक्ट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ राइट टू डिस्कनेक्ट है क्या, उसके बाद हम फिर दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं और दूसरे देशों में क्या हो रहा है वो भी डिस्कस करेंगे। देखो राइट टू डिस्कनेक्ट, इसका बेसिक आइडिया ये है कि एक एम्प्लॉय को ना अपनी वर्किंग आवर्स के बाद में अपने काम से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट करने का हक होना चाहिए। जैसे प्रिया है, प्रिया के वर्किंग आवर्स हैं 9 से 5, तो 5 बजने के बाद में प्रिया को पूरा पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो ना अपने काम से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाए। आजकल देखो होता क्या है, क्योंकि कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है, मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, तो ना 5 बजने के बावजूद प्रिया को ना हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं कोई मैसेज ना आ जाए, बॉस का कुछ काम ना आ जाए। तो एक प्रकार से ना जैसे ब्रिटिशर्स ने भारत को कॉलोनी बना लिया था, तो एक एम्प्लॉय बेचारा काम करता है ना, वो एम्प्लॉयर की कॉलोनी बन के रह जाता है, उसको लूटा जाता है पूरी तरह से। इसकी वजह से उसकी जो मेंटल कंडीशन है वो भी देखो बुरी तरह से प्रभावित होती है। अभी ना द हिंदू में ना एक रिपोर्ट पब्लिश हुई कि जो भारतीय महिलाएं हैं ना प्रोफेशनल जॉब्स में, जैसे ऑडिटिंग की जॉब्स में, IT की जॉब्स में और मीडिया में ना एक हफ्ते में 55 घंटों से ज़्यादा के लिए काम करते हैं। और जो वर्किंग आवर्स है ना वेरी करते हैं उनके लिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं और जो मार्जिनलाइज सेक्शंस के लोग हैं। इसके अलावा आंसर्स में ना एक और डेटा आप यूज कर सकते हो, ADP रिसर्च इंस्टीट्यूट का डेटा है, वर्क प्लेसेस पे ना 49% जो इंडियन वर्कर्स हैं ना वो ये कहते हैं, देखो वर्क प्लेसेस का जो स्ट्रेस है ना उनकी मेंटल हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। मतलब वर्क प्लेस पे स्ट्रेस की वजह से उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो प्रभावित होती है। अब देखो इसके बाद में राइटर बोलते हैं राइट टू डिस्कनेक्ट किस प्रकार से अलग अलग देशों में इंप्लीमेंट किया गया है। जैसे सबसे पहले फ्रांस का एग्जाम्पल दिया जाता है। फ्रांस में ना 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने यह रूल बनाया था कि एक एम्प्लॉय को ना ऑफिस के बाद रीचेबल नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि ऑफिस आवर्स के बाद भी आसानी से एम्प्लॉयर फोन करके काम दे इसके एम्प्लॉय को। और ये जो लॉ है ना
एम्प्लॉयर के लिए ये मैंडेटरी करता है कि वो अपने एम्प्लॉयज को ना काम के घंटे खत्म होने के बाद में डिस्टर्ब ना करें। ये रूलिंग देखो, फ्रांस के सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इस रूलिंग से फ्रांस में ना एम्प्लॉयज का जो पर्सनल लाइफ का एस्पेक्ट था ना वो पूरी तरह से प्रोटेक्ट हुआ। इसके बाद देखो, फ्रांस के बाद फिर पुर्तगाल का एग्जाम्पल दिया जाता है। पुर्तगाल में भी ये राइट टू डिस्कनेक्ट जो है, ऐसा कानून है जो एम्प्लॉयर को वर्किंग आवर्स खत्म होने के बाद एम्प्लॉयज को कॉन्टैक्ट करने से मना करता है एक्सेप्ट फॉर इमरजेंसीज। सिर्फ इमरजेंसीज में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कॉन्टैक्ट कर सकता है, वर्किंग आवर्स खत्म होने के बाद अदरवाइज नहीं कर सकता। फिर देखो, स्पेन का जिक्र किया जाता है। इतने सारे एग्जाम्पल्स आप दे नहीं सकोगे, एक दो देशों के एग्जाम्पल आप दोगे वो सफिशिएंट है। मतलब राइट टू डिस्कनेक्ट से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा नहीं ना कि 150 वर्ड्स का या फिर 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है जिसमें से 100 वर्ड्स तो आपने अलग अलग देशों में क्या हो रहा है वो लिख दिया, नहीं, ऐसा नहीं। ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है, सिर्फ एक डायमेंशन है। तो स्पेन का मैं आपको बता देता हूं। स्पेन में ना ऑर्गेनिक लॉ 3/2018 का ना आर्टिकल 88 है। इसके अंडर पब्लिक एम्प्लॉयज को ना ये अधिकार दिया गया है कि ना वर्किंग आवर्स खत्म होने के बाद में वो अपने जो डिजिटल डिवाइसेस है ना उनको स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो ये जो लॉ है वर्क लाइफ बैलेंस को प्रमोट करता है स्पेन में। चलो, बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए इतने एग्जांपल्स बहुत हैं। वैसे ऑस्ट्रेलिया का भी एस्पेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया में तो हाल ही में भी कानून आया था, पूरी एक आर्टिकल भी हमने डिस्कस किया था। और इवन आयरलैंड में भी ये राइट टू डिस्कनेक्ट फॉर एम्प्लॉयज रिकॉग्नाइज हुआ है। लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन एस्पेक्ट। इंडिया में देखो, अभी तक ना कोई स्पेसिफिक कानून है नहीं जो राइट टू डिस्कनेक्ट को रिकॉग्नाइज करे। बट देखो, हमारे संविधान में भी और सुप्रीम कोर्ट की जो अलग अलग जजमेंट्स है ना उनमें भी वर्क एनवायरमेंट और एम्प्लॉयज के वेलफेयर के बारे में बहुत कुछ बोला गया है। जैसे कि देखो, आपको एग्जांपल देता हूं। संविधान का आर्टिकल 38 है। इसमें यह बोला गया है स्टेट को ना अपने देश की जनता के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। इसके बाद जो आर्टिकल 39E है डीपीएसपी का, इसमें भी यह बोला गया है कि वर्कर्स की हेल्थ और वर्कर्स की स्ट्रेंथ को सिक्योर करने के लिए सरकार पॉलिसीज बनाए। तो संविधान में ये दोनों आर्टिकल्स हैं डीपीएसपी में। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 की। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था वर्क प्लेसेस पे जो सेक्सुअल हरासमेंट होती है ना, इससे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था वर्क प्लेसेस पे ना राइट टू डिग्निटी का अधिकार है एम्प्लॉयज को, और गाइडलाइंस इशू की थी कि वर्क प्लेसेस पे ना महिलाओं के लिए जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो सेफ होना चाहिए और जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। ये सारी बातें बोली गई विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान जजमेंट में जो 1997 में आई थी। इसके अलावा 2021 में रविंदर कुमार धारीवाल एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट आई। इसमें ना सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था आर्टिकल 14 में ना जब हम इक्वलिटी की बात करते हैं तो देखो उसमें ना जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं ना उनके कंसर्न्स को भी एड्रेस किया जाए। मतलब आर्टिकल 14 के अंदर जब हम इंक्लूसिव इक्वलिटी की बात करते हैं तो वो पर्सन्स जो डिसेबल हैं उनके कंसर्न्स भी एकोमोडेट किए जाएं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ये बोला था कि जो एम्प्लॉयर है ना वो देखो बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करे। हर एक एम्प्लॉय एक जैसा नहीं होता। किसी एम्प्लॉय की काम करने की क्षमता ज़्यादा होती है, हर एक एम्प्लॉय सेम नहीं होते, उनके बीच में डिफरेंस होते हैं, उनकी कैपेबिलिटी में डिफरेंस होते हैं। तो ना एम्प्लॉयर इन सब चीज़ों को देखे, उनको काम एलोकेट करते वक्त, उनसे काम लेते वक्त। कई बार ना एम्प्लॉयर ऐसा बोलता नहीं कि हाँ दूसरा एम्प्लॉय कर रहा है तो तुम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन देखो सभी एम्प्लॉयज एक जैसे नहीं होते, डिफरेंस होता है, कैपेबिलिटी में भी डिफरेंस होता है। इसके अलावा देखो परवीन प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल 2012 का केस। इसमें ना उत्तराखंड की हाईकोर्ट ने यह बोला था कि देखो डिसिप्लिन के नाम पे या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के नाम पे जो एम्प्लॉयर है ना या फिर कोई सीनियर ऑफिसर है वो जूनियर स्टाफ को ह्यूमिलिएट नहीं कर सकता सबके सामने छोटी सी गलती के लिए। कई बार होता है ना छोटी सी गलती के लिए सबके सामने ह्यूमिलिएट कर दिया जाता है, धमका दिया जाता है और बोला जाता है कि ऐसा करना जरूरी है डिसिप्लिन लाने के लिए। लेकिन देखो ये उनकी डिग्निटी का वायलेशन है। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो इतनी सारी जजमेंट्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्क प्लेसेस पे
डिग्निटी, राइट टू डिग्निटी को रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन बावजूद इसके हम देखते हैं हमारे देश में जो एम्प्लॉयर्स हैं ना, एम्प्लॉयज़ के इस अधिकार का वायलेशन करते हैं, उनका ह्यूमिलिएशन होता है। मतलब वर्क प्लेसेस पे ना राइट टू डिग्निटी को अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। 2018 में ना MP सुप्रिया सुले एक प्राइवेट मेंबर बिल लेके आई थी लोकसभा में, जिसमें उन्होंने ये कहा था राइट टू डिस्कनेक्ट होना चाहिए। मतलब वर्किंग आवर्स के बाद एम्प्लॉयज़ के पास में यह अधिकार होना चाहिए कि वो पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो सकें। बिल में ये भी बोला गया था जो एम्प्लॉयर इसका वायलेशन करते हैं ना, फिर उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाए। मतलब टोटल जितने एम्प्लॉयज़ हैं ना, उनके टोटल रिम्यूनरेशन का 1% पेनल्टी फिर उन कंपनीज के ऊपर लगाया जाए जो इन राइट टू डिस्कनेक्ट का वायलेशन करते हैं। ऐसा भी था बिल में, उस प्राइवेट मेंबर बिल में, लेकिन वो बिल पास नहीं उसका था। तो लास्ट में राइटर यही बोलते हैं कि पिछले कुछ सालों में ना कुछ प्रयास अच्छे से हुए नहीं हैं राइट टू डिस्कनेक्ट पे कानून बनाने के लिए। लेकिन देखो, कानून बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि देखो एम्प्लॉयज़ के लिए लंबे जो वर्किंग आवर्स है ना, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। वो सिचुएशन जब एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा काम करना पड़ता है, वो देखो ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के रिसर्च के मुताबिक अगर एम्प्लॉयज़ ओवरवर्क करते हैं ना, तो इससे स्ट्रेस, हार्ट डिजीज़ और दूसरी जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है ना, वो हो सकती हैं। तो इसलिए इस इशू पे ना अब सरकार को कानून बनाना चाहिए। ज़्यादा घंटे काम करना, इसका मतलब ये नहीं है ज़्यादा प्रोडक्टिविटी। कम घंटे काम करके भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लाई जा सकती है अगर इनोवेटिव ढंग से काम किया जाए, थोड़ा स्ट्रीमलाइन होकर काम किया जाए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया राइट टू डिस्कनेक्ट से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, फूड सिक्योरिटी एंड एनर्जी सिक्योरिटी के बीच में रिलेशन से संबंधित है। कैसे दोनों के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। अपने सिलेबस में GS पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, आप मतलब बताइए फूड सिक्योरिटी का क्या मतलब है और एनर्जी सिक्योरिटी का क्या मतलब है। जब देखो हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो मतलब हम ये देख रहे हैं कि हर इंसान को अपनी बेसिक फूड नीड्स मिल रही हैं या नहीं मिल रही। बेसिक फूड नीड्स मतलब इनफ न्यूट्रिशन, इनफ कैलोरीज हर एक इंसान को मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो ये है फूड सिक्योरिटी। और जब एनर्जी सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि देखो क्या हमारे पास में सस्टेनेबल और एक्सेसिबल एनर्जी सोर्सेज है या नहीं है। समझ गए। एनर्जी सिक्योरिटी मतलब जितने एनर्जी हमें चाहिए अपने काम पूरे करने के लिए, उतनी एनर्जी हमारे पास है या नहीं है। जैसे देखो फार्मिंग करनी है, फार्मिंग में आपको पता है बहुत सारी एनर्जी यूज होती है, बहुत सारी एनर्जी। जैसे फार्मिंग में फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है, और फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और अभी हमारे देश में फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए ना नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है। तो ये भी तो एनर्जी सिक्योरिटी का पार्ट है ना। उसके बाद आप देखिए, इरिगेशन सिस्टम को चलाना है, बिजली चाहिए। फसल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, एनर्जी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, एनर्जी सिक्योरिटी मतलब क्या हमारे पास में सस्टेनेबल और एक्सेसिबल एनर्जी सोर्सेज हैं जितनी हमें जरूरत है। और दोनों के बीच में देखो एक रिलेशन है, फूड सिक्योरिटी एंड एनर्जी सिक्योरिटी के बीच में एक रिलेशन है। रिलेशन कैसे है? अब मान लीजिए एनर्जी सोर्सेज के दाम बढ़ गए, एक्सेसिबल नहीं है, एनर्जी सोर्सेज के दाम बढ़ गए, तो फिर जैसे मैंने आपको बताया, फिर देखो एग्रीकल्चर करना महंगा हो जाएगा, फर्टिलाइजर के रेट बढ़ जाएंगे। अगर एनर्जी सोर्सेज महंगे हैं तो इरिगेशन सिस्टम को चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, एनर्जी सिक्योरिटी अगर खतरे में आती है तो फिर फूड सिक्योरिटी भी खतरे में आ जाएगी। दोनों के बीच में सीधा सीधा रिलेशन है। और आज के समय में तो आपको पता है, देखो क्लाइमेट चेंज भी फूड प्रोडक्शन पे काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर, रेनफॉल का जो पैटर्न है काफ़ी इरेगुलर हो गया है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, कभी फ्लड्स आ जाती है, कभी सूखा आ जाता है। तो इन सब चीज़ों का ना काफ़ी असर पड़ता है फूड प्रोडक्शन पे। एक रिपोर्ट के अनुसार देखो 2020 से लेकर 2023 के बीच में 11.8% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है ना, वो फूड इनसिक्योरिटी फेस कर रही है। और 2028 आते आते ये जो आंकड़ा है ना 956 मिलियन तक पहुंच जाएगा।
इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो अभी ना इंडिया, जैसे मैंने शुरुआत में आपको जिक्र किया, इंडिया में अब फर्टिलाइजर बनाने हैं तो नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है, और नेचुरल गैस हम बहुत सारी इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से। तो इंडिया की ना डिपेंडेंसी है, अगर इस डिपेंडेंसी को खत्म करना है ना, तो एकमात्र सॉल्यूशन है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल करना। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर एनर्जी, काफी घिसा पिटा पॉइंट है, बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन देखो डेवलपिंग कंट्रीज को ना दिक्कत ये आती है कि उनके पास में ना रिन्यूएबल एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ना इनफ पैसे नहीं होते। डेवलप कंट्रीज के पास में होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज के पास में रिन्यूएबल एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए पैसे नहीं होते। ये दिक्कत आती है मेनली। फिर देखो एक एस्पेक्ट ये आता है, आज के समय में ना एग्रीकल्चर को ना दो काम करने के लिए कहा जा रहा है। एक तो आप फूड प्रोड्यूस करो, दूसरा देखो एग्रीकल्चर की प्रोड्यूस का ना बायोफ्यूल्स के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो ड्यूल डिमांड है, एक तरफ फूड और दूसरी तरफ बायोफ्यूल का प्रोडक्शन, तो यहां पे ना आप देखोगे एक कन्फ्लिक्ट है फूड सिक्योरिटी वर्सेस में एनर्जी सिक्योरिटी के बीच में। अगर देखो लैंड और वाटर रिसोर्सेज का बायोफ्यूल्स के लिए यूज किया जाता है ना, तो फिर देखो फूड प्रोडक्शन का जो एरिया है वो कम हो जाता है, मतलब जो फूड सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो हमको देखो ये बैलेंस करना पड़ेगा कि बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को डाइवर्ट कम से कम किया जाए, मतलब जो फूड सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो ये कुछ रिलेशंस हमने डिस्कस किए, देखो कुछ एस्पेक्ट्स डिस्कस किए फूड सिक्योरिटी एंड एनर्जी सिक्योरिटी के बीच में क्या क्या डायमेंशन है। बायोफ्यूल के लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का यूज किया जा रहा है, अगर एनर्जी सिक्योरिटी नहीं है तो फूड सिक्योरिटी भी खतरे में आ जाती है, कैसे दोनों का रिलेशन है वो हमने डिस्कस किया। तो इस पे थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन जीएस पेपर 3 में पूछा जा सकता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो प्रताप भानु मेहता का है इंडियन एक्सप्रेस से। जो थीम जो है आर्टिकल की वो मैं आपको बता देता हूं। राइटर बोलते हैं देखो साउथ एशिया में ना शुरुआत में इंडिया पाकिस्तान का निर्माण हुआ 1947 में। पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ था सबको पता है धर्म के आधार पे हुआ था। तो वहां पे तो रिलीजियस नेशनलिज्म शुरुआत से ही है। रिलीजियस नेशनलिज्म मतलब नेशन को रिकॉग्नाइज करना धर्म के आधार पे। तो पाकिस्तान ने शुरुआत से ही बोल दिया था कि हम इस्लाम के नाम पे देश का निर्माण कर रहे हैं, बट इंडिया में ऐसा नहीं था। इंडिया ने यह बोला कि हमारे देश का निर्माण हो रहा है सिर्फ एक धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि सेकुलरिज्म हम अपनाएंगे और अलग अलग धर्मों के जो लोग हैं सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे, सभी मिलजुल के यहाँ पे रहेंगे। तो ये इंडिया की थीम थी आज़ादी के बाद। और बाद में देखो बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान था, बांग्लादेश भी अलग हो गया। शुरुआत में बांग्लादेश में बंगाली आइडेंटिटी पे ज़्यादा फोकस था, लेकिन आज बांग्लादेश में भी रिलीजियस नेशनलिज्म पे काफ़ी ज़्यादा फोकस हो रहा है, यानी बांग्लादेश भी अपने आप को धर्म के आधार पर रिकॉग्नाइज करने लगा है। देखो पाकिस्तान में रिलीजियस नेशनलिज्म था, उसका खामियाजा पाकिस्तान भुगत चुका है। आज पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज तो खत्म हो ही गए, वहां पे सारे माइनॉरिटीज जैसे हिंदू क्रिश्चियन जितने भी थे ऑलमोस्ट सभी खत्म हो गए वहां पे। अब उनकी जनसंख्या ना के बराबर है। बल्कि देखो अब जब माइनॉरिटीज पाकिस्तान में खत्म हो गए तो पाकिस्तान जिसका निर्माण इस्लाम के आधार पे हुआ था, इस्लाम के अंदर ही कन्फ्लिक्ट वहां पे दिखने लगा। जैसे जो सिया मुस्लिम्स हैं उनका शोषण स्टार्ट हो गया, जो अहमदीज हैं, ये सारे जो सिया इस्लाम के सेक्ट्स हैं ना, तो उनका शोषण फिर स्टार्ट हो गया। मतलब जब बाकी धर्मों के माइनॉरिटीज खत्म हो गए तो अपने ही धर्म के अंदर, इस्लाम के अंदर ही जो माइनॉरिटीज थे उनकी बारी आ गई। और देखो बात सबसे बड़ी ये है, बांग्लादेश में अभी जो कुछ हो रहा है ना, मतलब एक्सट्रीमिज्म उफान पे है और हिंदू माइनॉरिटीज का वहां पे शोषण हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश के जो एलिट्स हैं वो इसे मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि इंडिया एग्जेजरेट कर रहा है। देखो कुछ एग्जेजरेशन होता है, लेकिन ये बात सच है कि बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज के साथ में ठीक से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, ये बात सच है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंडिया। देखो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उससे हमें सीखने की आवश्यकता है, लेकिन बांग्लादेश के इंटरनल क्राइसिस का इस्तेमाल हमारे देश में किया जा रहा है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। मतलब सोसाइटी को ना
सेक्ट्स के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे डिवाइड किया जा रहा है बांग्लादेश के इंटरनल क्राइसिस का इस्तेमाल करके। तो क्या हम भी रिलीजियस नेशनलिज्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? जैसा पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान तो बढ़ ही चुका है और बांग्लादेश में भी काफी ऊपर जा रहा है, तो क्या हम भी उसी रास्ते पर जा रहे हैं? देखो, हमें ना उस रास्ते पर, रिलीजियस नेशनलिज्म के रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फोकस ऑफकोर्स राइटर का हिंदू नेशनलिज्म पर है। राइटर बोलते हैं इंडिया की देखो काफी इज्जत है, सभी धर्मों के लोग यहां पे मिलजुल के रहते हैं। जब भी हमारा कंपैरिजन होता है यूरोपियन डेमोक्रेसी से होता है, ना कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों से। बट जिस रास्ते पर पाकिस्तान ऑलरेडी जाकर बर्बाद हो चुका है, क्या हम भी उस रास्ते पर जाने को तैयार हैं? ये सारी बातें राइटर बोलते हैं और अलग अलग एग्जाम्पल देते हैं। अलग अलग एग्जाम्पल जैसे बुलडोजर जस्टिस, लिंचिंग, हेट स्पीच, ये सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई हैं। वक्फ बोर्ड का इशू का एग्जाम्पल दिया जाता है, और पुराने जो मॉस्क हैं उनके ऊपर क्लेम डाला जा रहा है कुछ ग्रुप्स के द्वारा। तो ये सारी बातें प्रताप भानु मेहता बोलते हैं, और वो एक प्रकार से ना चेतावनी देते हैं कि ये बर्बाद देश हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी बर्बादी के रास्ते पे हैं, बट इंडिया को संभल जाना चाहिए, इंडिया को इनके रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो थीम थी, वो मैंने आपको बता दी। अब लास्ट में देख लेते हैं समरी वगैरह। पार्लियामेंट में डिसरप्शन का आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। शुरुआत में मैंने आपको बताया पार्लियामेंट का रोल क्या है डेमोक्रेसी में। चुने हुए प्रतिनिधि कानून बनाते हैं और विनम्र ढंग से उन्हें कानून बनाना चाहिए, लेकिन होता क्या है, डिसरप्शन। डिसरप्शन कैसे होता है? लोग अपने बेंचेस पे खड़े हो जाते हैं, माइक छीन लेते हैं, दूसरों को बोलने का मौका नहीं देते, और इससे ना पार्लियामेंट, नुकसान क्या होता है? नुकसान देखो, पैसों का नुकसान होता है, पार्लियामेंट की फंक्शनिंग पे बहुत पैसे लगते हैं, ग्लोबल इमेज हमारी खराब होती है, इफेक्टिव कानून नहीं बन पाते, इसके अलावा सॉल्यूशंस नहीं आ पाते इफेक्टिवली, मतलब बहुत सारे नुकसान होते हैं। लोगों का ट्रस्ट टूट जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट हमने ये डिस्कस किया था। तो होना क्या चाहिए? दो चीज़ों पे फोकस होना चाहिए, एक कंसेंसस बिल्डिंग, कॉमन ग्राउंड पे पहुंचे, एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट। कंस्ट्रक्टिव डिबेट मतलब फैक्ट्स और लॉजिक के बेस पे डिबेट, ये सब होना चाहिए। अपोजिशन को ये समझना चाहिए कि मैंडेट है सरकार के पास में, तो टॉलरेंस होनी चाहिए, सरकार को ओपननेस दिखानी चाहिए, सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। राइट टू डिस्कनेक्ट वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया। राइट टू डिस्कनेक्ट में ना हमने ये डिस्कस किया किस प्रकार से एक टेक्स्ट की फॉर्म में व्हाट्सएप पे मैसेज या फिर कॉल जो है ना, ये एक प्रकार से ना जैसे कुत्ते को पट्टा बांध दिया जाता है ना, तो ये चीज़ें एम्प्लॉयज़ के लिए ना पट्टे का काम करती हैं। एम्प्लॉयर कभी भी मैसेज भेज के कुछ भी पूछ लेता है एम्प्लॉय से, तो डिस्ट्रेस रहता है, इवन घर जाने के बाद में, वर्किंग आवर्स के बाद भी। 49% इंडियन वर्कर्स जो हैं वर्क प्लेसेस पे स्ट्रेस फेस करते हैं। काफ़ी देशों का एग्जांपल हमने डिस्कस किया, वहाँ पे राइट टू डिस्कनेक्ट आ चुका है, जैसे फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल। इंडिया में डीपीएसपी में कुछ बातें बोली गई हैं, जैसे सरकार पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करेगी और वर्कर्स की हेल्थ सिक्योर करेगी, ये आर्टिकल 39E है। कुछ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, जैसे विशाखा केस, रविंद्र कुमार केस, इसमें वर्क प्लेसेस पे डिग्निटी को रिकॉग्नाइज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन कानून नहीं है कोई राइट टू डिस्कनेक्ट से संबंधित। सुप्रिया सुले प्राइवेट मेंबर बिल लेके आई थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं, बाद में ये पास नहीं हुआ। और लंबे समय तक देखो, घर जाने के बाद भी एम्प्लॉइज काम करते हैं ना, तो मेंटल स्ट्रेस वगैरह वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर देखो, एक आर्टिकल हमने एनर्जी सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी से संबंधित डिस्कस किया था। हमने ये डिस्कस किया था कैसे देखो फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी के बीच में रिलेशन है। एनर्जी सिक्योरिटी अगर नहीं है तो फूड सिक्योरिटी प्रभावित होती है, और फूड सिक्योरिटी में आजकल तो देखो वैसे फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल होना चाहिए। और तीसरा हमने ये डिस्कस किया कि कैसे बायोफ्यूल्स प्रोडक्शन के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का इस्तेमाल हो रहा है, और इससे भी फूड सिक्योरिटी खतरे में आ जाती है। तो मेरे लिए 4 एस्पेक्ट्स हमने डिस्कस किए। लास्ट में क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको एड्रेस करने हैं। राइट टू डिस्कनेक्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, बड़ा क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। मिलते हैं कल फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।